वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मिशाल। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कैरियर्स इन बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी के साथ अगर एफएससी एक स्टूडेंट कर रहा है तो उसके बाद वो कौन से फील्ड्स के अंदर जा सकता है, कौन कौन से कैरियर्स हैं जिनको चूज कर सकता है फॉर हिज प्रोफेशनल लाइफ। अब फर्स्ट वन इज मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन एंड सर्जरी इज रिलेटेड टू डॉक्टर्स, यानी हमने जो क्या है कि मेडिसिन के अंदर ये चीज़ देखते हैं कि कोई भी डिजीज़ है उसकी ट्रीटमेंट कैसे हो सकती है और उसको डायग्नोस कैसे किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी ह्यूमन में किसी भी एनिमल के अंदर डिजीज़ होती है, ठीक है, यानी कोई भी बीमारी होती है तो सबसे पहले उसकी तशखीस की जाती है, यानी उसको डायग्नोस किया जाता है। देन हम उसकी ट्रीटमेंट के लिए डिफरेंट मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं, वैक्सीनेशन होती है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम मेडिसिन के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं। और मेडिसिन एंड सर्जरी के शोबे के अंदर जो मेडिसिन वाला फील्ड है इट इज़ रिलेटेड टू डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, ठीक है। एंड सर्जरी के अंदर आप क्या करते हैं कि आपके बॉडी का कोई भी डिफेक्टिव पार्ट है, डिफेक्टिव पार्ट मीन जो सही तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, उसको या तो रिपेयर कर दिया जाता है या रिप्लेस कर दिया जाता है या रिमूव कर दिया जाता है। रिपेयर मीन मतलब उसको ठीक कर दिया जाता है। जैसे लेट्स सपोज के बॉडी के अंदर हार्ट इश्यूज है, ठीक है, और हार्ट इश्यूज है वो ब्लड क्लोटिंग की वजह से हो रहे हैं, तो वो हमारे पास किसी भी मेथड के थ्रू या सर्जरी में हमारे पास इस तरह डील करते हैं कि वो जो ब्लड क्लोटिंग है उसको, ब्लड क्लोट्स को रिमूव कर दिया जाए, ठीक है। एज ए सर जो हार्ट है वो फंक्शन परफॉर्म करना शुरू हो जाता है, यानी वो रिपेयर हो जाता है, ठीक है। इस तरह अदर जो इश्यूज होते हैं, स्टमक इश्यूज होते हैं और डिफरेंट हमारे पास जो इंटरनल बॉडी के इश्यूज होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम जो है वो सर्जरी का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट होता है कि या आप प्रिपेयर कर लो, रिपेयर नहीं हो सकता तो रिप्लेस कर लो। अब रिप्लेस में हम क्या करते हैं कि कोई भी बॉडी आर्गन है जो डिफेक्टिव है लेकिन उसको दुरुस्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास किडनी है। अब किडनी के अंदर अगर ये किडनी जो है फेल हो गई है, ठीक है। अब किडनी फेलियर की वजह से क्या होता है, वो बिल्कुल डिफेक्टिव हो गई है, ठीक है, आप उसको दुरुस्त नहीं कर सकते, ज्यादा मसला हो गया, तो आप क्या करते हैं कि एक दूसरा ह्यूमन है, लाइक ए ह्यूमन है, ठीक है, और ये हमारे पास है बी जिसके डिफेक्टिव किडनीज है। अब ए ह्यूमन जो है वो डोनर कहलाता है, जिससे आप बिल्कुल सेहतमंद वाली जो है हेल्दी किडनी एक लेते हो, रिमूव करते हो उसकी बॉडी से और वो आप लगा देते हो बी ह्यूमन के अंदर, ठीक है, रेसिपिएंट के अंदर। अब एज ए रिजल्ट आप क्या कर रहे हो कि आप उसकी जो खराब किडनी है उसको रिप्लेस कर सकते हो किसके साथ, न्यू वाली किडनी के साथ। तो ये आप कहा जाता है रिप्लेसमेंट के अंदर, ठीक है। जो डिफेक्टिव पार्ट है उसको उतार के आपने जो बिल्कुल हेल्दी पार्ट है वो लगा देना, ये हमारे पास आ जाता है रिप्लेस के अंदर। थर्ड वन मेथड इज रिमूवल, यानी आपने रिमूव कर देना है बॉडी आर्गन को जो कि हम डिफेक्टिव हो चुका है, लेकिन अगर वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन अगर रिमूव कर दे तो बॉडी को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेट्स सपोज जैसे गाल ब्लैडर है, ठीक है, गाल ब्लैडर का एक इंपॉर्टेंट रोल है बॉडी के अंदर, लेकिन अगर इसको रिमूव कर दिया जाए तो उससे कोई इशू नहीं होगा आपके सर्वाइवल पे, मतलब आप फिर भी जिंदा रह सकते हैं। तो इसलिए जो है ये थर्ड वाला मेथड है रिमूवल, जिसके अंदर बॉडी का जो डिफेक्टिव पार्ट है उसको रिमूव कर दिया जाता है। इस प्रोफेशनल के लिए स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ता है, 5 साल की डिग्री करनी पड़ती है एमबीबीएस के अंदर, ठीक है। एमबीबीएस इज बैचलर इन मेडिसिन एंड सर्जरी। सेकेंड फील्ड इज डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री इज अबाउट टीथ, ठीक है। हमने इसके अंदर जो है वो इस फील्ड के अंदर डेंटिस्ट बनते हैं जो कि किसके अंदर स्पेशलाइजेशन करते हैं, ओरल हेल्थ के अंदर, यानी हमारे पास माउथ के अंदर वाले जैसे टीथ हो गए, इसके बारे में जितनी भी इसकी हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेज हैं उनकी स्टडी और इससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज उठते हैं उन सब की जो ट्रीटमेंट है और उसकी जो डायग्नोसिस है वो डेंटिस्ट्री के अंदर आती है। दे डायग्नोज एंड ट्रीट डेंटल डिजीजेस एंड परफॉर्म सर्जरीज। वो क्या करते हैं, एक तो वो डेंटल डिजीजेस को डायग्नोस करते हैं, शनाख्त करते हैं, देन उसकी ट्रीटमेंट करते हैं बाय प्रिस्क्राइबिंग डिफरेंट मेडिसिन एंड एट एंड जो है अगर इश्यूज सोल्व नहीं हो रहे तो वो सर्जरी के थ्रू इशू को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब मेडिसिन एंड सर्जरी में ओवरऑल सारी चीज़ें थी, बॉडी ऑर्गन्स के बारे में था, लेकिन डेंटिस्ट्री इज रिलेटेड टू टीथ ओरल हेल्थ, ठीक है। फॉर दिस प्रोफेशनल स्टूडेंट गेट आप 4 ईयर बैचलर इन डेंटल सर्जरी, इसके लिए बीडीएस किया जाता है। फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोलॉजी इज अबाउट स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन ह्यूमन बॉडी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले लेक्चर्स के अंदर कि फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या होती है, फार्मेकोलॉजी क्या होती है। लॉजी होता है स्टडी और फार्मेकोलॉजी में होकर हम क्या करते हैं, किसी भी ड्रग का हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट है, इसके अंदर सारी फार्मेकोकाइनेटिक्स स्टडी की जाती है। और फार्मेकोकाइनेटिक्स में मैंने आपको क्या बताया था, अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। अब अब्जॉर्प्शन के अंदर क्या आता है कि आप ड्रग को कैसे ले रहे हो, इसको बाय माउथ ले रहे हो या बाय इंजेक्शन ले रहे हो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है कि वो किस तरह
वो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वो किस तरह एक बॉडी ऑर्गन से दूसरे बॉडी ऑर्गन तक पहुंच रही है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म के अंदर ये होता है कि आपके जब ड्रग ने अपना काम दिखा लिया या आपकी ड्रग ने अपना कोई फंक्शन परफॉर्म करना है तो वो मेटाबोलाइज होगी, ठीक है, बॉडी के अंदर जो है वो मेटाबोलाइज होगी, एज ए रिजल्ट वो सिंपलर यूनिट्स में कन्वर्ट होती है और अपना फंक्शन भी परफॉर्म कर रही होती है साथ साथ। तो ये हमारे पास आ जाता है मेटाबॉलिज्म के अंदर। एक्सक्रीशन में क्या होता है कि जब आपके ड्रग ने अपना फंक्शन परफॉर्म कर लिया तो उसे बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, ये आ जाता है एक्सक्रीशन के अंदर। इसके लिए हमें बैचलर ऑफ बीएस करना पड़ता है, किसके अंदर, फार्मेसी के अंदर, या फिर डी फार्मा करना पड़ता है, ठीक है, ये भी 5 साल का होता है। Next one is physiotherapy. Physiotherapy is the therapy that is used to restore movement and physical function of the body that has been impaired by disease or injury. यानी हमारे बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज यानी बीमारी या कोई भी आपको एक्सीडेंट वगैरह हो गया या कोई भी इंजरी हो गई है, ठीक है, और एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि कोई भी ज्वाइंट्स के अंदर इशू आ गया है, ज्वाइंट टूट गया है, या उसके अलावा बोन्स के अंदर इशू आ गया है, फ्रैक्चर हो जाती है बोन्स। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है उसकी जो मूवमेंट है वो लूज हो जाती है, ठीक है, आपकी बॉडी जो मूव नहीं कर पाती, कुछ ऑर्गन्स आपके जैसे कुछ लोग जो है वो उनका एक्सीडेंट हो जाए तो उनके जो बाजू है वो मूव नहीं कर पाते, इसी तरह उनके अदर बॉडी पार्ट्स के जो फिजिकल फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, टांग को कोई मसला होगा, कमर में कोई मसला होगा, यानी जितना भी बोन से रिलेटेड और मसल से रिलेटेड होता है उसके अंदर इश्यूज जो आ जाते हैं उनसे रिलेटेड जो थेरापी है वो कहलाती है फिजियोथेरापी। और ये हमारे पास जो थेरापी है उन इश्यूज के लिए होती है जो डिजीज या इंजरी के थ्रू आपको इश्यूज होते हैं इन योर बॉडी, विच इज मेनली अबाउट बोन्स एंड मसल्स। Physiotherapy use physical exercise and physical modalities such as massage to improve patients' physical movement. फिजियोथेरापिस्ट क्या करते हैं, फिजियोथेरापिस्ट आर एक्चुअली स्पेशलिस्ट ऑफ फिजियोथेरापी। इसके अंदर वो क्या करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज मीन जैसे मूव करवाना अपने, जैसे बाजू में अगर आपके जो बोन है उसके अंदर कोई इशू आ गया, एज ए रिजल्ट उसे कहा जाता है कि आप अपने जो इसके ज्वाइंट है, बाजू के ज्वाइंट को, इसको ज़्यादा से ज़्यादा मूव करवाओ। उसके लिए स्पेशल जो है वो एक्सरसाइज भी रिकमेंड की जाती है। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि आपका जो बॉडी ऑर्गन है, जैसे कि आपके आर्म के जो बोन्स है वो हमेशा के लिए डिसेबल नहीं रहती, बल्कि वो जल्दी से काम अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना शुरू हो जाती है। तो डिफरेंट जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो रेकमेंड की जाती है। उसके अलावा फिजिकल मोडेलिटीज़ की जाती है, जैसे कि मसाज। मसाज के अंदर क्या होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इनहेंस होती है, उसके अलावा जो मसल स्टिफ हो जाते हैं, स्टिफ का मतलब वो सख्त हो जाते हैं, एज ए रिजल्ट जो हम मसल मूव नहीं कर पाते, ठीक है, तो वो जो स्टिफनेस है वो खत्म हो जाती है इन रिजल्ट ऑफ मसाज। तो मसाज करने से स्टिफनेस एक तो कम होती है, ब्लड सर्कुलेशन हाई होती है, एज ए रिजल्ट जो बॉडी ऑर्गन्स है उनके अंदर मूवमेंट के चांसेस इनहेंस हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। अब फिजियोथेरापिस्ट यही दो टेक्निक्स यूज करते हैं, एक्सरसाइज और सेकंड वन इज फिजिकल मोडेलिटीज, जिसकी एग्जांपल के अंदर एक मसाज भी है। और एज ए रिजल्ट क्या होता है कि फिजिकल जो मूवमेंट है पेशेंट की वो बेहतर हो जाती है। टू बिकम अ फिजियोथेरापिस्ट, बीएस डिग्री इन फिजिकल थेरापी और फिजियोथेरापी इज नीडेड। एक्चुअली जो है ये डीपीटी भी एक होता है, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी। डीपीटी जो है 5 ईयर जो है वो हमारे पास जो प्रोग्राम होता है जिसके अंदर इनरोल होके स्टूडेंट जो है वो फिजियोथेरापिस्ट बन सकता है। फिफ्थ वन इज फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ। फिशरीज इज अबाउट फिशेस, यानी फिशेस से रिलेटेड जितनी भी स्टडी होती है, उनकी वैरायटी से रिलेटेड, उनकी डिजीज से रिलेटेड जितनी भी स्टडी है वो सारी फिशरीज के अंदर आती है, ठीक है। अब वाइल्ड लाइफ के अंदर हमारे पास क्या होता है, जितनी भी जानवर वगैरह होते हैं उनके बारे में स्टडी जो है, जैसे जोलॉजी के अंदर हम करते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि जोलॉजी इज अबाउट स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो अगर आप जोलॉजी कर रहे हो, फिशरीज कर रहे हो, जोलॉजी के आगे से फील्ड्स होती हैं फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, ठीक है। एक्वाकल्चर इज अबाउट, फिशरीज इज जस्ट अबाउट फिशेस, एक्वाकल्चर इज अबाउट पानी के अंदर जितने भी जानवर हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है। जोलॉजी इज ब्रॉड टर्म जो कि सारे एनिमल्स के लिए, चाहे वो वाटर के अंदर है, चाहे वो लैंड के ऊपर है, चाहे वो एयर के अंदर है। लेकिन फिशरीज इज अबाउट फिशेस एंड एक्वाकल्चर इज अबाउट ऑल द स्पीशीज इन एक्वासिस्टम, यानी वाटर के अंदर जितने भी स्पीशीज है उनके रिलेटेड जो स्टडी है वो आ जाती है। अब अगर आपने फिशरीज वाले शोबे के अंदर जाना है तो आपको एमएस प्रोग्राम करना पड़ेगा या बीएस प्रोग्राम करना पड़ेगा जोलॉजी, फिशरीज या एक्वा कल्चर के अंदर। सिक्स्थ वन इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर हम क्या करते हैं कि जितना भी फार्मिंग जो है वो होती है, हमारे पास खेती बाड़ी होती है, वो सारी एग्रीकल्चर जो साइंटिस्ट है उनके अंदर आती है।
मतलब एग्रीकल्चर साइंटिस्ट क्या करते हैं कि खेती बाड़ी से रिलेटेड या आपकी जो फसलें हैं, क्रॉप्स हैं, उनको किस तरह बेहतर किया जा सकता है, क्रॉप की प्रोडक्शन किस तरह बढ़ाई जा सकती है, क्रॉप्स के अंदर किस तरह की चेंजिंग लाई जा सकती हैं कि हमारे पास ज़्यादा पैदावार हो, खादें वगैरह हैं वो सारी की सारी, जैसे यूरिया हमारे पास एक खाद है, इस तरह जो बाकी खादें हैं उनका न्यू जो है वो डिस्कवर करना, ठीक है, और न्यू जो खादें उनको बनाना, ये सारी चीज़ें जो है वो एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड है। इसके अंदर फार्मिंग प्रैक्टिसेस की जाती है, क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में बात की जाती है कि आप फसलें किस तरह प्रोड्यूस की जा सकती हैं, एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्निक्स, यानी ऐसी टेक्निक्स जिनको आप जब यूज़ करो और वो इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली हो, ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली और उसका बार बार स्मॉल रिसोर्सेज को बार बार इस्तेमाल कर सको, ये हमारे पास एग्रीकल्चर के फील्ड के अंदर आता है। और इसके अंदर जाने के लिए स्टूडेंट को BS डिग्री करना पड़ती है एग्रीकल्चर के अंदर। Seventh one is animal husbandry. Animal husbandry is about breeding and caring for livestock to improve their quality and productivity. यानी इस फील्ड के अंदर ब्रीडिंग, यानी हमारे पास जैसे कोई भी जानवर अपनी जैसे नई जानवर पैदा करता है, उसकी नस्ल जो है बढ़ती है, ये हमारे पास ब्रीडिंग के अंदर आता है। एंड केयरिंग फॉर लाइफ स्टॉक, यानी जितने भी हमारे पास लाइफ स्टॉक के अंदर जैसे मुर्गियाँ होगी, ठीक है, भेड़ें होगी, बकरियां होगी, इस तरह जो है भैंसे गाय, ये सारे इनकी केयर करना, इनकी ब्रीडिंग के बारे में ख्याल रखना, ये सारा एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाता है, उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बेहतर हो जाती है। इसके अलावा ये जो लाइफ स्टॉक है इसको यूज़ किया जाता है फॉर डिफरेंट पर्पसेज, जैसे दूध के लिए, उसके अलावा जो है वो अंडों के लिए यूज़ किया जाता है, हैंड्स को, तो ये सारी चीज़ें जो है उनसे जो सोसाइटी है उसको भी फ़ायदा होता है, ठीक है। इसके लिए स्टूडेंट्स को BS प्रोग्राम करना पड़ता है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। एट्थ वन इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चरिस्ट कल्टिवेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, यानी जितने भी हमारे पास हॉर्टिकल्चर है इसके अंदर वो क्या करते हैं, हॉर्टिकल्चर के अंदर जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं, जो इसके अंदर स्पेशलाइजेशन करते हैं, वो डिफरेंट तरह के जो फ्रूट्स हैं उनकी खेती बाड़ी होगी, उसके अलावा वेजिटेबल्स को ग्रो करवाना, फ्लावर्स डिफरेंट वैरायटी के ग्रो करवाना, उसके अलावा ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, ऐसे प्लांट्स जिनको आप सिर्फ सजावट के लिए यूज़ करते हो, उनसे आपको फ्रूट्स वगैरह या कोई वेजिटेबल वगैरह या आपको कोई फूल वगैरह हासिल नहीं होते, लेकिन वो एक सजावट के लिए यूज़ होते हैं, वो हमें कहलाते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स। इन सबसे रिलेटेड जो कल्टिवेशन की स्टडी है वो हॉर्टिकल्चर के अंदर की जाती है। इसके लिए BS प्रोग्राम किया जाता है हॉर्टिकल्चर के अंदर। नाइन्थ वन इज फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री के अंदर फॉरेस्ट्री इज अबाउट फॉरेस्ट, यानी हमारे पास ये वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है, जिस तरह हमारे पास जोलॉजी के अंदर था। लेकिन जोलॉजी के अंदर क्या था, आपका जस्ट था वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, लेकिन फॉरेस्ट्री के अंदर आपको फॉरेस्ट यानी आपको प्लांट्स वगैरह के बारे में भी देखना पड़ता है, उसके प्लांट्स और जो है वो जितने भी एनिमल्स हैं जो कि एक फॉरेस्ट के अंदर होते हैं उनके बारे में मैनेजमेंट करना, उनको किस तरह उनका तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सकता है और किस तरह हम अपनी फॉरेस्ट लाइफ को बेहतर कर सकते हैं और वहाँ के जो जानवर हैं उनके लिए जो इन्वायरमेंट है वो फेवरेबल बना सकते हैं, ये फॉरेस्ट्री के अंदर होता है। इस फील्ड में जाने के लिए BS प्रोग्राम लाजमी है फॉरेस्ट्री के अंदर। टेंथ वन इज़ फार्मिंग। फार्मिंग द प्रोफेशनल्स ऑफ फार्मिंग प्रिपेयर फार्म्स, इसमें फार्म डिफरेंट बनाए जाते हैं, जैसे एनिमल फार्म है। एनिमल फार्म के अंदर क्या होता है, जहाँ बहुत सारे जो एनिमल्स है वो इकट्ठे रहते हैं। पोल्ट्री फार्म के अंदर हैंस काफ़ी सारी इकट्ठी होती है, एज ए रिजल्ट उनसे क्या हासिल किया जाता है, उनसे आप जो अंडे वगैरह हासिल हो गए, ठीक है, आप डिफरेंट एनिमल जो है वो ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए एनिमल से जो फ़ायदा लेते हैं। इस तरह फ्रूट फार्म्स हो गए जिसके अंदर आप फ्रूट्स वगैरह जो है उनकी कल्टीवेशन वगैरह करते हो, एज ए रिजल्ट हाई अमाउंट में जो आपके पास फ्रूट है वो हासिल होता है। इसके लिए क्या किया जाता है कि क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है देन और उनसे जो है वो फ़ायदा हासिल किया जाता है। और एनिमल्स के केस में एनिमल्स की नशोनुमा की जाती है ताकि उनसे फूड हासिल हो सके और अदर प्रोडक्ट्स जो है वो हासिल हो सके। इसके लिए आप एग्रीकल्चर के अंदर BS करके फिर भी फार्मिंग के अंदर जा सकते हैं, या फिर आप कोई भी स्पेसिफिक फार्मिंग कोर्स कर लें तो आप इस प्रोफेशन के अंदर एंटर हो सकते हैं। 11th one is biotechnology. Biotechnologists use biological process to develop products and technologies in medicine, agriculture and more. बायोटेक्नोलॉजी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इट इज़ अबाउट यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन, यानी आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया वगैरह को यूज़ करते हुए या अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए आपने इंसानों की बेनिफिट के लिए कोई चीज़ बनानी है, उसके फ़ायदे के लिए कोई चीज़ बनानी है, प्रोडक्ट तैयार करनी है, वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। जैसे दही है,
तो दही योगर्ट जो है उसके अंदर बैक्टीरिया के थ्रू जो वो योगर्ट जो बनता है मिल्क से, ठीक है। तो ये सारा जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। इसी तरह जो डिफरेंट फसलें होती हैं या हमारे पास डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनकी अच्छी वैरायटी प्रोड्यूस करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता है, जिसमें आप जो है वो उनके जीन्स के अंदर चेंजिंग्स करते हैं, उनके कल्चर के अंदर चेंजिंग्स करते हैं, एज ए रिजल्ट अच्छी जो पैदावार है वो प्रोड्यूस होती है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो तैयार की जाती हैं और टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है फॉर डिफरेंट फील्ड्स। और इसके अंदर हम जो है वो मेडिसिन, एग्रीकल्चर और डिफरेंट जो फील्ड्स हैं इनके अंदर बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपको BS बायोटेक्नोलॉजी करना पड़ेगी, जो कि 4 ईयर प्रोग्राम है। नेक्स्ट वन इज फोरेंसिक्स। फोरेंसिक्स के अंदर क्या होता है कि जितने भी क्राइम इश्यूज आते हैं, जैसे कोई भी किसी की डेथ होगी और आपने पता लगाना हो कि फिंगरप्रिंट्स के थ्रू किसने जो है वो ये किसी की डेथ कोज की है, और आपने जो डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स हैं उनके थ्रू उस इंसान का पता लगाना हो, ठीक है। डिफरेंट जो क्राइम सीन्स है और उनके अंदर जो क्रिमिनल है, यानी हमारे पास जो मुजरिम है उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी हो, उसकी शिनाख्त करनी हो, ठीक है। और एक्चुअल जो क्रिमिनल है उसका पता लगाना हो, तो आप जब फोरेंसिक लैब में जाकर फोरेंसिक्स का सहारा लेते हो, जिसके अंदर आप डिफरेंट टेस्ट वगैरह परफॉर्म करते हो। इसके लिए आपको बैचलर चाहिए होता है फोरेंसिक साइंस के अंदर। इसके अलावा अगर आपने BS एनालिटिकल केमिस्ट्री भी की हुई है तो आप फिर भी फोरेंसिक्स के अंदर जा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फील्ड है जिसके अंदर आप जो है वो काफ़ी कुछ सीखते हैं, नई चीज़ें। इसके अलावा कुछ और कैरियर्स हैं बायोलॉजी के अंदर, जैसे वेटरनिटी मेडिसिन, जो आप DVM करने के बाद जो है वो जा सकते हो। ये इट इज़ रिलेटेड टू एनिमल्स, यानी एनिमल से रिलेटेड जितने भी मेडिसिन एंड सर्जरीज है वो इसके अंदर आ जाती हैं। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इन एनिमल्स एंड सर्जरीज इन एनिमल्स। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट वन इज इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल साइंस में क्या कहते हैं, जैसे ही मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था, इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर स्टडी की जाती है इन्वायरमेंट की, ठीक है। यानी हमारे पास जो है वो इन्वायरमेंट में से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं, जैसे उसके अंदर इन्वायरमेंट के अंदर माहौल के अंदर पोल्यूशन हो गई है, ठीक है, आलूदगी फैल गई है, उससे रिलेटेड जो इश्यूज उठे हैं, जैसे एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो उनको जो है वो हार्म पहुंचा है, उसके अलावा ह्यूमन जो है वो डिस्टर्ब हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है उनके बारे में इन्वायरमेंट साइंस में पढ़ा जाता है, और इससे रिलेटेड जो इश्यूज है उनको सोल्व किया जाता है इन्वायरमेंटल साइंस के फील्ड के अंदर। इसके अलावा कोई भी नेचुरल रिसोर्स है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, इसके अलावा हमारे पास जो है वो कोयला हो गया, गैस होगी, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी अगर डिप्लीशन हो गई है, ठीक है, तो इस तरह के जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने के लिए भी इन्वायरमेंटल साइंस का सहारा लिया जाता है। नेक्स्ट वन इज माइक्रोबायोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर देखा था जब मैंने आपको जूलॉजी के बारे में बताया था। इट इज़ अबाउट स्टडी ऑफ एनिमल्स, बॉटनी इज अबाउट स्टडी ऑफ plants, and this microbiology is about the study of microorganism। अब माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड के अंदर क्या किया जाता है कि डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर या डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या इफेक्ट है, क्या इम्पेक्ट है, उससे रिलेटेड जितनी भी रिसर्च का वर्क है वो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आता है। और इससे रिलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, ये कौन कौन से डिजीजेस काज करते हैं, या ये ह्यूमन हेल्थ के लिए बेनिफिट है या नहीं है, ये सारी चीज़ें माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी की जाती है। जेनेटिक काउंसलिंग के अंदर क्या होता है कि आप जब वो पीपल यानी लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करते हो जेनेटिक कंडीशन एंड टेस्टिंग। अब जेनेटिक कंडीशंस और टेस्टिंग के बारे में जो है वो पीपल को सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। अब इसके अंदर ना जेनेटिक काउंसलिंग के एक और चीज़ आती है, जैसे कुछ जेनेटिक डिजीजेज होती हैं जो कि काज हो जाती हैं, जैसे जेनेटिक डिजीजेज में जैसे जो पेरेंट्स के अंदर या बाबा अजदाद के अंदर जो डिजीज़ होती है वही उनके ऑफ स्प्रिंग में अपीयर होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इन सब से रिलेटेड जो स्टडी है और उन सब से रिलेटेड बचने के लिए जो काउंसलिंग है वो जेनेटिक काउंसलिंग के अंदर की जाती है। न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स के अंदर क्या किया जाता है, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स के अंदर आप जो है वो पेशेंट को बताते हो कि वो कौन सी हैबिट्स यूज़ करेगा, खाने पीने में कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करेगा, क्या प्रॉपर अपना डाइट की रूटीन बनाएगा जिससे उसकी हेल्थ है बेहतर हो सकती है, ठीक है। ये नॉर्मल ह्यूमंस है वो भी इसको यूज़ करते हैं डाइटिक्स को, कि वो किस तरह अपनी जो हेल्थ है उसको मेंटेन रखें। उसके अलावा जो डिफरेंट पेशेंट्स हैं उनको भी, जिनको हेल्थ इश्यूज होते हैं, वो भी अपनी जो डाइटरी हैबिट्स हैं उनको प्रॉपर करने के लिए जो है वो एडवाइस लेते हैं न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स प्रोफेशनल्स के पास जाके। नेक्स्ट वन इज़ पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ में क्या होता है कि आपने कम्युनिटीज़ होगी उनकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव करनी है। अब यहाँ हेल्थ इम्प्रूव किस तरह होती है, थ्रू एजुकेशन। यानी आपने एक पूरी कम्युनिटी है, ठीक है, उसको आपने बेहतर करना, तो एजुकेशन की तालीम दे के, पॉलिसीज़ बना के, या कोई ना कोई रिसर्च करके आप क्या करते हो, उस
कम्युनिटी के हेल्थ को इम्प्रूव करते हो, उनको बेहतर बनाते हो। अब हेल्थ के अंदर आप डिफरेंट उनके हेल्थ इश्यूज को भी सोल्व करते हो, और हमारे पास जितने भी अदर रिलेटेड इश्यूज है वो भी पब्लिक हेल्थ के अंदर सोल्व किए जाते हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इज अबाउट डिजाइनिंग एंड मेकिंग मेडिकल इक्विपमेंट टू इम्प्रूव पेशेंट केयर। अब मैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है, सिंपल इंजीनियरिंग के अंदर आप कोई ना कोई चीज़ें बनाते हो, ठीक है। जैसे आपको पता है इंजीनियरिंग के अंदर जितनी भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बनाए जाते हैं फिजिक्स के अंदर, जैसे हमने देखा था। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आपने हमारे पास बायोलॉजी यानी लाइफ से रिलेटेड जितने मेडिकल से रिलेटेड इक्विपमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू पेशेंट जो है उनकी लाइफ के अंदर बेहतरी लाई जा सकती है, उन सबको डिज़ाइन करना, उनको बनाना, ताकि जो पेशेंट है उसकी जो सेहत है बेहतर हो सके और पेशेंट जो है वो केयरफुली जो है वो हैंडल हो सके, उसके लिए आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर परस्यू करती हो। अब बायोमेडिकल का जो फील्ड इंजीनियरिंग का जो फील्ड है ये आप जो है वो बायोलॉजी के फील्ड्स के अंदर स्पेशलाइजेशन करने के बाद जो है वो इसके अंदर जा सकते हो। नेक्स्ट वन इज बायोइन्फॉर्मेटिक्स। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में आप क्या करते हो, जो बायोलॉजिकल डाटा है उसको एनालाइज करते हो कंप्यूटेशनल टूल्स के अंदर। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। जैसे मैंने आपको बताया था मोलिकुलर डॉकिंग होती है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि कोई भी ड्रग बनाने से पहले हम उसका एक डिज़ाइन तैयार करते हैं, हम स्टडी करते हैं कि वो किस तरह कंप्यूटेशनल टूल्स के थ्रू स्टडी करते हैं कि वो किस तरह हमारे बॉडी के अंदर जाके इफेक्ट करेगी, वो कौन से इंजाइम के साथ किस तरह अटैच होगी, यानी लेट्स सपोज ये इसकी एक्टिव साइट है तो किस तरह ये जाके उसके साथ अटैच करेगी और अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी। ये सब चीज़ें हम किस में कंप्यूटेशनल टूल्स के थ्रू यूज़ करते हैं, ये भी बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आता है। इसके अलावा आपके पास बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल डाटा है, ठीक है। जैसे आपने कोई भी अरेंज किया हुआ डाटा है, जैसे पहले वेलिन आएगी, देन लाइसिन आएगी, देन ग्लाइसिन आएगी। इसके अलावा कितने अमाइनो एसिड किस पार्ट के अंदर है, और कौन सी प्रोटीन के अंदर कितने अमाइनो एसिड है, ये सारी जो इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा डाटाज होते हैं, बायोलॉजिकल डाटाज होते हैं, उनको जो है एनालाइज करना कम्प्यूटेशनल टूल्स के थ्रू ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर आता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।